खमागणी स्लीपी क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम संतोष है। आज हम बात करेंगे साइक्लोन के बारे में। एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट साइक्लोन। साइक्लोन्स क्या होते हैं, कैसे ओरिजिनेट होते हैं, कहाँ पे होते हैं, कैसे इनको स्ट्रेंथ मिलती है, कितने डिजास्टर्स क्यों होते हैं, इनमें डिफरेंट फीचर्स किस तरह के होते हैं, कैसे इसकी पावर या डिजास्टर्सनेस जो है वो धीरे धीरे कम होती जाती है, स्पेसिफिक एरियाज या ट्रॉपिकल ही क्यों बोलते हैं इनको, टेम्परेट या इक्वेटर के अंदर क्यों नहीं होते हैं, नॉमिनिक्लेचर कैसे होता है इनका, डिफरेंट एरियाज में क्या बोला जाता है, एवरीथिंग विच इज नेसेसरी टू नो अबाउट साइक्लोन हम इसके बारे में पढ़ेंगे। रिसेंटली चेन्नई में आपने देखा होगा कि मिचोंग साइक्लोन आया था, जिसकी वजह से पूरे चेन्नई में बहुत डिजास्टर्स फ्लड हो गया था। इट वाज अ डिजास्टर्स इवेंट हैपन रिसेंटली। तो क्या होता है, क्यों होते हैं, क्यों इतने डिजास्टर्स होते हैं और बे ऑफ बंगाल के अंदर ही ज़्यादा क्यों आते हैं, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। हम थोड़ा सा आगे जाएं, पूरा साइक्लोन के बारे में पढ़े उससे पहले मैं थोड़ा सा बेसिक में लेके जाऊंगी आपको, ठीक है। जैसे कि हाई प्रेशर क्या होता है, लो प्रेशर एरिया क्या होता है, किस तरीके से प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से मूवमेंट होता है, ठीक है, ताकि आगे जो मैं आपको कुछ स्लाइड्स बताऊंगी वो आपको बहुत जल्दी क्लियर हो जाएंगी। ओके, सबसे पहले आती है कि जैसे हमारी अर्थ का जो हम जनरल प्रेशर मानते हैं वो 1000 मिली बार मानते हैं हम, ठीक है। अब अगर इस 1000 मिली बार से अगर ऊपर होता है, जैसे कि 1110 या 1020 हो गया है, तो हम इसे बोलते हैं कि ये हाई प्रेशर एरिया है। या अगर इससे नीचे होता है, जैसे कि 990 हो गया है, 980 हो गया है, तो MB हो गया है, तो इसे हम बोलते हैं कि ये लो प्रेशर एरिया है। हवा का मूवमेंट हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया की तरफ होता है। अब डिपेंडिंग अपॉन कि इस विंड का डायरेक्शन और इस विंड की जो स्पीड है, वेलोसिटी है, वो कितनी ज़्यादा रहेगी, ये डिपेंड करता है कि इस हाई प्रेशर और लो प्रेशर एरिया के बीच में डिफरेंस कितना है। अगर इन दोनों के बीच में हाई डिफरेंस है, जिसको हम बोलते हैं प्रेशर ग्रेडियंट, मतलब लो प्रेशर और हाई प्रेशर के बीच में कितना है। मान लो कि हाई प्रेशर है 1020 और लो प्रेशर है 990, तो इनके बीच में कितना 30 MB का है, विच इज अ लॉट ऑफ प्रेशर। तो यहाँ पे विंड 30 MB के प्रेशर डिफरेंस को जीरो करने के लिए हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहुत स्पीड से मूव करेगी, ठीक है। अब हमने पिछली वाली क्लास के अंदर कोरोलियस फोर्स के बारे में पढ़ा था। कोरोलियस फोर्स में हमने क्या पढ़ा था कि अर्थ की खुद की जो 1600 की स्पीड है, इसकी वजह से जो विंड है वो कभी भी स्ट्रेट डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट नहीं करती है। ये क्या करती है, नदर्न हेमिस्फेयर में राइट डायरेक्शन में, सदर्न हेमिस्फेयर में लेफ्ट डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट कर जाती है, ठीक है। मतलब क्या हुआ, अब जब ये हाई प्रेशर की विंड, अभी देखो, जब ये लो प्रेशर एरिया, यहाँ पे लो प्रेशर एरिया है, इसको फिल करने के लिए यहाँ पे हाई प्रेशर एरिया है चारों तरफ। मान लो कि अब इस हाई प्रेशर एरिया से जब भी हवा इस लो प्रेशर एरिया में जाएगी, तो ये सीधी नहीं जाएगी, ये क्या करेगी, टर्न हो जाएगी। लेट्स से ये हम नदर्न हेमिस्फेयर की बात करें, तो नदर्न हेमिस्फेयर में अपने राइट साइड की तरफ टर्न हो जाएगी। तो हवा यहाँ से यहाँ जानी थी, ठीक है, बट इसका राइट किधर हो गया, इधर हो गया, तो ये इधर मूवमेंट हो गई। सिमिलरली इसे यहाँ जाना था, बट ये क्या हो गई, ऐसे मूवमेंट हो गई। सिमिलरली इसे यहाँ जाना था, बट ये राइट डायरेक्शन में मूवमेंट हो गई। सिमिलरली इसे सीधा जाना था, बट ये क्या हो गई, राइट डायरेक्शन में मूवमेंट हो गई। तो अब क्या हुआ, धीरे धीरे आप देख रहे हो कि अब ये हवा इसी तरीके से इस कर्व में चल रही है। मतलब कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज आप समझते हो ना। क्लॉकवाइज मतलब जो घड़ी के सुइयों के घूमने की डायरेक्शन में होती है उसे हम क्लॉकवाइज बोलते हैं, और जो घड़ी के सुई के उल्टे डायरेक्शन में होता है उसे हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं। तो नदर्न हेमिस्फेयर में इसी कोरोलियस फोर्स की वजह से हाई प्रेशर से आने वाली हवा लो प्रेशर में डायरेक्ट ना जाके कर्व हो जाती है राइट डायरेक्शन में, जिसकी वजह से यहाँ पे एक सर्कल बनने लग जाता है। सर्कल मतलब कि ये एक स्पाइरल के अंदर घूमने लग जाता है। तो उसकी वजह से ये लो प्रेशर एरिया और ज़्यादा इंटेंसिफाई होने लग जाता है और इधर ये फिल नहीं होता है, और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर हवा बहुत तेजी से स्पाइरल के अंदर इस तरीके से तेजी से घूमने लग जाती है। इसको हम बोलते हैं साइक्लोनिक एक्टिविटी होना धीरे धीरे स्टार्ट हो रही है, ठीक है। ये बेसिक है। अब आ जाओ ट्रॉपिकल साइक्लोन पे। ट्रॉपिकल वाला एरिया कौन सा होता है हमारा, अगर ये हमारा 0 डिग्री इक्वेटर है, तो 5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ जो है इसको हम इक्वेटर की लाइन बोलते हैं। 5 डिग्री से 30 डिग्री तक का जो एरिया है नॉर्थ एंड साउथ में, इसको हम ट्रॉपिकल एरिया बोलते हैं। ट्रॉपिकल एरिया क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे सोलर इंसुलेशन सबसे ज़्यादा होता है इक्वेटर के बाद में। और यहाँ पे आपने देखा भी होगा कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जो 23.5 डिग्री नॉर्थ है, इसके ऊपर सूर्य की सीधी किरणें कभी नहीं गिरती हैं। इसके ऊपर 23.5.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ के ऊपर
मतलब नॉर्थ एंड साउथ की तरफ कभी भी सोलर इंसोलेशन ऊपर नहीं गिरता है, इसके ऊपर सूरज जाता ही नहीं है। जैसे ही ये 23.5 पे पहुंचेगा ये सदर्न हेमिस्फेयर में मूवमेंट स्टार्ट कर देता है, और जैसे ही ये सदर्न हेमिस्फेयर में 23.5 जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहलाती है यहाँ पहुंचेगा, ये अपना नदन की तरफ मूवमेंट स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो इसीलिए हम इस एरिया को ट्रॉपिकल एरिया बोलते हैं। अब ट्रॉपिकल एरिया में क्या होता है कि यहाँ पे क्योंकि सोलर इंसोलेशन बहुत ज़्यादा है तो इसकी वजह से यहाँ पे हीट अब्सॉर्प्शन भी ज़्यादा होता है। और ये मोस्टली जो एरिया, अगर आप ग्लोब देखोगे तो आप देखोगे कि पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन ओशन, ये सारे ओशंस यहाँ पे वाइड हैं, काफ़ी वाइड हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पे हीट का एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होता है। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन एक ऐसा एटमॉस्फेरिक फिनोमिना है जिसकी वजह से ये जो एक्सेसिव हीट एंड एनर्जी हमें ट्रॉपिकल एरिया के अंदर मिलती है, ये एक्सचेंज होती है बिटवीन दी सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब ओशन और एटमॉस्फेयर के बीच में, और ट्रॉपिकल एंड हमारे पोलर एरिया के बीच में भी इसका एनर्जी एक्सचेंज होता है। तो ये हीट बजट का एक पार्ट बनती है, एनर्जी सर्कुलेशन या हीट सर्कुलेशन का एक पार्ट बनती है। अब हमें पता है कि एक बार फिर से एक डायग्राम देखते हैं कि हमारा जो अर्थ है उसको हमने डिफरेंट प्रेशर एरियाज के अंदर डिवाइड करके रखा है। जैसे 0 डिग्री इक्वेटर को हम बोलते हैं लो प्रेशर एरिया, डोल्ड्रम एरिया। 30 डिग्री को हम हाई प्रेशर एरिया बोलते हैं। 60 डिग्री को हम लो प्रेशर एरिया, एंड पोलर को हम हाई प्रेशर बोलते हैं। तो हमें पता है कि हवा हमेशा, क्योंकि हमेशा हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ मूवमेंट करती है, बट क्योंकि कोरोलियस फोर्स की वजह से नदर्न हेमिस्फेयर के अंदर ये हवा जो है ये नॉर्थ से साउथ ना आते हुए ये नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ मूवमेंट कर जाती है। सिमिलरली सदर्न हेमिस्फेयर के अंदर इसको सीधा आना चाहिए था, बट ये अपने लेफ्ट में कर्व हो जाती है और ये बन जाती है साउथ ईस्टर्ली हवा, और नदर्न हेमिस्फेयर में ये बन जाती है नॉर्थ ईस्टर्ली हवा, जिसे हम ईस्टर्ली विंड बोलते हैं। और क्योंकि यही क्या है, हमारा ट्रॉपिकल एरिया है, तो इसी विंड, ईस्टर्ली विंड के मूवमेंट की वजह से ट्रॉपिकल एरिया में जो भी साइक्लोन बनेगा वो इस विंड की डायरेक्शन के साथ में हमेशा वेस्टवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट करेगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने के लिए कि ट्रॉपिकल साइक्लोन हमेशा वेस्टवर्ड मूवमेंट क्यों करते हैं। भाई बहुत सिंपल है, ईस्टर्ली विंड की वजह से नदर्न हेमिस्फेयर में नॉर्थ ईस्टर्ली, सदर्न हेमिस्फेयर में साउथ ईस्टर्ली विंड की वजह से हमेशा इनका वेस्टवर्ड मूवमेंट रहता है। ठीक है, अब जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं इनको डिफरेंट जगह पे इनकी लोकेशन एंड स्ट्रेंथ की वजह से डिफरेंट नाम दिए जाते हैं। जैसे अटलांटिक ओशन के अंदर, करेबियन सी के अंदर जो आता है उसे हम बोलते हैं हरिकेन्स आ गए हैं। वेस्टर्न पैसिफिक या साउथ चाइना सी, चाइना के ईस्टर्न एरिया में जो आते हैं इसको हम बोलते हैं टाइफून्स आ गए हैं। ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया वाला जो पार्ट है यहाँ पे, इसको जब साइक्लोन्स यहाँ पे इस ट्रॉपिकल एरिया में आते हैं तो हम इसे बोलते हैं, इनको विली विलीज बोलते हैं। यहाँ पे ये विली विलीज का एरिया है, टाइफून्स का एरिया है, हरिकेन्स का एरिया है और साइक्लोन्स है। डिफरेंस कुछ नहीं है, मैकेनिज्म सेम होता है, बस वही है कि डिफरेंट एरिया पे डिफरेंट नाम दे दिए गए हैं और इनकी लोकेशन एंड स्ट्रेंथ थोड़ी सी डिफरेंट होती है। ठीक है, अब अगर हम साइक्लोन को सैटेलाइट की इमेज से देखें तो हमें ऐसा दिखाई देता है ये। अब दो चीजें देखो, एक तो ये वाला एरिया, यहाँ पे मुझे तो क्लाउड नहीं दिखाई दे रहे हैं, इसको हम बोलते हैं आई ऑफ साइक्लोन। इसके बारे में अभी डिटेल से पढ़ेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट एंड बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये। जैसे आई ऑफ द टाइगर होता है ना, जैसे जैसे हम बोलते हैं ना कि अरे ये तो तूफान से आने के पहले की शांति है, तो ये वो शांति वाला एरिया है, ये वो कोर एरिया है जो इस पूरे साइक्लोन को एनर्जी प्रोवाइड करता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर आप देखो कि ये ना एक स्पाइरल के अंदर इस तरीके से मूवमेंट कर रहा है ना, है ना, एक स्पाइरल के अंदर। जैसे ऐसा लग रहा है कि जैसे हम बचपन में लट्टू नहीं घुमाते थे, तो लट्टू एकदम ऐसे घूमता था एक डायरेक्शन के अंदर, उसके आसपास में अगर कोई भी धागा होता था तो वो डायरेक्शन में मूव करता था, तो बिल्कुल वैसे एक स्पाइरल मूवमेंट दिखाई दे रहा है। क्यों है अभी देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, पहले तो ट्रॉपिकल साइक्लोन बनते कैसे हैं धीरे धीरे। अच्छा, एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट समझो, स्पेसिफिक हीट का कॉन्सेप्ट समझो। जो हमारा वाटर है वो देरी से गर्म होता है और देरी से ठंडा होता है, लेकिन जो हमारी लैंड है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। इसी को हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। मतलब लैंड का जो स्पेसिफिक हीट है वो कम होता है और वाटर का जो स्पेसिफिक हीट है वो ज़्यादा होता है। सिंपल सा एग्जांपल देखो, गर्मियों में आपने नोटिस करा होगा कि जैसे ही धूप निकलती है, जमीन बाहर की 7-8 बजे धूप निकलती ही जमीन जलने लग जाती है, आप नंगे पांव उस पर चल ही नहीं सकते हो। लेकिन आपको सुबह सुबह बिल्कुल एकदम उबलता पानी नहीं मिलेगा। टंकी में जो पानी है, क्योंकि वो रात को ठंडा हो गया था, तो वो ठंडा पानी अभी सूरज निकलते ही गर्म नहीं हो जाएगा, उसको टाइम लगेगा। तो आपको 9-10 बजे तक आराम से ठंडा पानी मिलता है। लेकिन अगर आपने 12-1-2 बजा दिए नहाने के लिए, तो आपने नोटिस करा होगा कि पानी एकदम, मतलब आप नहाने बाद वो बहुत गर्म पानी हो जाता है गर्मियों के अंदर, क्योंकि धीरे धीरे वो ठंडा हुआ है और सूरज निकलने के बाद धीरे धीरे वो गर्म हुआ है।
है ना। सिमिलरली जैसे ही शाम होगी जमीन एकदम ठंडी हो जाएगी, आप आराम से नंगे पाँव घूम सकते हो गर्मियों में। लेकिन जैसे ही सूरज चला जाएगा, शाम हो जाएगी, टंकी का पानी सडनली ठंडा नहीं होगा। 9 10 11 बजे तक तो आपको वैसे ही उबलता उबलता सा गर्म पानी मिलता रहेगा। मिडनाइट के बाद में थोड़ा थोड़ा पानी आपका टेम्परेचर धीरे धीरे ठंडा होता जाएगा। तो ये होता है स्पेसिफिक हीट का एग्जाम्पल। अब इसी स्पेसिफिक हीट की वजह से, अच्छा एक और एग्जाम्पल समझो। जो हमारा वाटर है वो 3 फेजेस में होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के अंदर। जब भी ये एक फेज से दूसरे फेज में कन्वर्जन होता है, एनर्जी का अब्जॉर्प्शन या फिर डिसिपेशन होता है। मतलब सॉलिड से जब लिक्विड में जाएगा तो ये एनर्जी अब्जॉर्व करेगा, लिक्विड से जब गैस में कन्वर्ट होता है तो एनर्जी अब्जॉर्व करता है। लेकिन जब ये रिवर्स में जाता है, जैसे गैस से लिक्विड में गया है, कंडेंसेशन होता है, तो ये माइनस मतलब एनर्जी डिसिपेट कर रहा है, एनर्जी रिलीज कर रहा है। लिक्विड से जब सॉलिड में जाएगा तब भी ये एनर्जी रिलीज कर रहा है। ठीक है। अब ये क्या होता है, जैसे अभी क्या हो रहा है, मान लो कि पानी गर्म है, वार्म ओशन है। वार्म ओशन के अंदर जब सोलर इंसुलेशन और गिरेगा तो धीरे धीरे यहाँ से इवोपरेशन होना स्टार्ट होगा। अब जब ये इवोपरेशन होगा मतलब क्या था, ये लिक्विड पानी था और ये क्या है, गैस होना स्टार्ट हो गया है। मतलब कि यहाँ पे क्या हुआ, इसने एनर्जी एब्जॉर्व कर ली है। अब जैसे जैसे ये वाटर वेपर ऊपर की तरफ उठेगी, हमें पता है हमारा एटमॉस्फेयर का लैप्स रेट होता है, मतलब कि वर्टिकली जैसे ऊपर जाएंगे टेम्परेचर धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो जैसे ही ऊपर जाएगा ठंडा होगा, एटमॉस्फेयर ठंडा होगा, गैस जो है वो वापस लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट करेगी। जब ये वापस लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट करेगी तब क्या करेगी, जो एनर्जी इसने यहाँ पे एब्जॉर्व करी थी वो यहाँ पे ये रिलीज करेगी। इसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। ठीक है, ध्यान रखना इसको। ये लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन क्या हुआ, यहाँ पे एनर्जी सॉरी रिलीज हुई है। अब यही है जो इस साइक्लोन को एनर्जी प्रोवाइड करता है। धीरे धीरे क्या हो रहा है कि जब गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा है, उतनी ज़्यादा एनर्जी उसको मिलती जा रही है और उतना ही ज़्यादा डिजास्टर्स वो होता जा रहा है। अब ट्रॉपिकल साइक्लोन कैसे फॉर्म होता है, अब बस सिंपल से स्पेसिफिक हीट का कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना। तो जुलाई से सितंबर का जो एरिया होता है, जब सन का मूवमेंट नदन से सदर्न हेमिस्फेयर में स्टार्ट हो जाता है, उस वक्त पे जमीन जो है, कॉन्टिनेंटल एरिया जो है वो तो धीरे धीरे कोल्ड होने लग जाता है। लेकिन वाटर जो है वो इतना जल्दी से कोल्ड नहीं होता। क्यों, स्पेसिफिक हीट हाई है भाई इसकी। तो उसकी वजह से क्या होगा, ये कंपैरेटिवली वार्म रहता है। अब ये वार्म रहता है तो यहाँ पे ये इवोपरेशन होगा, धीरे धीरे ये लो प्रेशर एरिया क्रिएट करना स्टार्ट करेगा। अब ये वाला जो डायग्राम है ना, ये पूरा आपको एक बहुत बड़ा ओवरव्यू पिक्चर दे रहा है कि कैसे ये बनता है। ओके, बट उससे पहले एक पॉइंट है कि जो कंडीशंस क्या होती हैं। जब धीरे धीरे मैंने आपको बताया ना कि वार्म एरिया के, वार्म ओशन के ऊपर जब इवोपरेशन होगा तो लो प्रेशर एरिया यहाँ पे रहता है। तो इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल डिप्रेशन। ये कोई बड़ा एरिया नहीं है। ट्रॉपिकल डिप्रेशन मतलब वो धीरे से उसमें से हाई प्रेशर से हवा आके उसको फिलअप कर देती है, वो डेंजरस नहीं होता है। लेकिन अगर कुछ सर्टन कंडीशंस वहाँ पे सस्टेनेबल रहती हैं काफ़ी लंबे टाइम के लिए, तो वो ट्रॉपिकल डिप्रेशन जो है वो ट्रॉपिकल साइक्लोन में कन्वर्ट हो जाता है। कौन सी ऐसी कंडीशंस होती हैं, सबसे पहले साइक्लोन को एनर्जी कहाँ से मिलती है, इवोपरेशन से एनर्जी मिलती है। इवोपरेशन कहाँ से होगा, जब पानी गर्म रहेगा। मतलब 27 डिग्री या फिर हम इसे 26.5 डिग्री सेल्सियस भी बोलते हैं। ये जो है लगभग 10 मीटर, ओशन की लेयर का 10 मीटर तक का जो पानी है वो 26.5 या 27 डिग्री तक का गर्म रहना चाहिए। दूसरी चीज है, हर एक डायरेक्शन से विंड जो है वो लो प्रेशर एरिया की तरफ आनी चाहिए। मतलब यहाँ पे लो प्रेशर एरिया है, बाकी हर जगह हाई प्रेशर एरिया रहना चाहिए, ताकि विंड हर एक डायरेक्शन से घूम के इसके पास आए। और तीसरा पॉइंट है, विंड शेयर जो है वो लो होना चाहिए। विंड शेयर क्या होता है, विंड आपने देखा होगा जो मूवमेंट करती है तो जमीन के पास में फ्रिक्शन को फेस करती है। ठीक है, तो उसकी वजह से इसका स्पीड कंपैरेटिवली कम रहता है। बट जैसे जैसे हम वर्टिकली ऊपर जाते हैं, हवा का जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा होता है, मतलब बहुत ज़्यादा ग्रेटली वेरी करती है। अगर ऐसा कुछ होता है तो ये क्या होगा, वर्टिकल पे मतलब कि हाई एल्टीट्यूड पे वहाँ पे क्लाउड को या इवोपरेशन वाला जो एरिया है हमारा, उसको जो मतलब वाटर वेपर है उसको रहने नहीं देगी। हाई विंड के साथ में ये सारा एरिया मूवमेंट करके दूसरी जगह पे चला जाएगा। तो मतलब क्या होगा, यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन उतना डेंस नहीं हो रहा है। तो इसलिए हमेशा लो विंड शेयर होना चाहिए। मतलब कि विंड जो है वो हाइट के साथ बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर यहाँ पे लेट्स से कि 10 MPH की चल रही है तो ऊपर भी 11-12 MPH की इतनी ही चले, ऐसा नहीं है 20 MPH की चलना स्टार्ट हो गई है। और तीसरा है कि इक्वेटर से थोड़ा सा डिस्टेंस में होना चाहिए ताकि स्पिन कर सके, क्योंकि स्पिन नहीं होगा, मैंने आपको सबसे पहले बताया था, अगर स्पिन नहीं होगा तो हाई प्रेशर से सीधी हवा के लो प्रेशर में आके फिलअप कर देगी, जैसा कि इक्वेटर एरिया के अंदर होता है, क्योंकि वहाँ पे
कोरोलिस फोर्स जीरो होता है। इसीलिए इक्वेटर एरिया के अंदर कोरोलिस फोर्स जीरो होने की वजह से कभी भी साइक्लोन्स ना तो बनते हैं ना वहां जाते हैं। वहां जाते ही साइक्लोन डिस्ट्रॉय हो जाएगा उसके आसपास के एरिया के पास है, और वहां बनता भी नहीं है साइक्लोन। इसीलिए हमेशा ट्रॉपिकल एरिया के अंदर जहाँ पे कोरोलिस फोर्स का मोमेंटम है वहां पे साइक्लोन कंडीशन क्रिएट होती है। अब आ जाओ उस डायग्राम पे। अब मेरी सारी सस्टेनेबल जो कंडीशन है वो यहाँ पे मीट हो रही है। तो क्या होगा, ये वाला जो एरिया है सेंटर का, इसको हम बोलते हैं आई ऑफ द साइक्लोन, आई बोलते हैं। ये बड़ा मतलब आप ऐसे बोलो कोर एरिया होता है, कोर एनर्जी, जैसे न्यूक्लियर कोर होती है ना, वैसे ही जो सारी एनर्जी इसको प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन ये सबसे शांत एरिया भी होता है, यहाँ पे लो प्रेशर होता है, और ये सबसे ज्यादा लो प्रेशर एरिया होता है। जैसे जैसे हम साइक्लोन से दूर जाएंगे लो प्रेशर एरिया धीरे धीरे कम होता जाएगा। मतलब मान लो अगर यहाँ पे 950 MB है, तो जैसे जैसे दूर जाएंगे यहाँ पे 960, 970, 990 MB के आसपास का एरिया आता जाएगा। बट यहाँ पे सबसे लोवेस्ट लो प्रेशर होता है। इसकी वजह से यहाँ पे ऊपर वाले एरिया पे थोड़ा सा हाई प्रेशर रहता है। तो हाई प्रेशर पे यहाँ पे हल्की हल्की जो हवा है, बहुत हल्की हवा नीचे की तरफ सब्सिडाइज करती है। जब हवा कंप्रेस होकर नीचे की तरफ सब्सिडाइज करेगी तो वो गर्म भी हो जाती है, वार्म होती है, उसकी वजह से इसे और एनर्जी मिलती है। और साइक्लोन के आई का जो टेम्परेचर है वो 5 से 7 डिग्री सेल्सियस तक का हाई टेम्परेचर रहता है। और ये क्योंकि यहाँ पे ऊपर हाई प्रेशर की वजह से एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस क्रिएट कर रहा है, मतलब कि यहाँ पे क्लाउड नहीं रहता है। इसीलिए मैंने ये डायग्राम में आपको बताया था कि यहाँ पे इंपॉर्टेंटली देखो, क्लाउड नहीं दिख रहा आपको, ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल सेंटर एरिया है, कुछ नहीं है यहाँ पे, सब ओरिजिनेट हो रहा है। लेकिन इसके चारों तरफ आपको इतने डेंस क्लाउड दिखाई देंगे, और जैसे जैसे दूर जाएंगे डेंसिटी ऑफ द क्लाउड है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। एंड दिस इज व्हाट हैपेंस हियर। ये वाला जो एरिया है इसे हम बोलते हैं वॉल ऑफ द आई वॉल। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज्यादा विंड मिलेगी, सबसे ज्यादा क्लाउड्स मिलेंगे, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स मिलते हैं। और क्योंकि हवा जो है यहाँ पे कोरोलियस फोर्स की वजह से आउटवर्ड मूवमेंट कर रही है, तो विंड आपको यहाँ पे एक स्पाइरल के अंदर घूमती हुई दिखाई दे रही है। दैट इज व्हाट आई सेड कि यहाँ पे ये देखो हवा इस तरीके से मूवमेंट कर रही है। तो ये हो गया हमारा मूवमेंट, आउटफ्लो होता है यहाँ पे। तो ये हो गया आई, जहाँ पे यहाँ पे एंटी साइक्लोनिक कंडीशन है, धीरे धीरे बहुत कम हवा यहाँ पे एंटर करती है। बिल्कुल मेडिटेशन टाइप का एरिया होता है, लेकिन सबसे ज्यादा एनर्जी का होता है। टेम्परेचर 5-7 डिग्री सेल्सियस आसपास के एरिया से ज्यादा होता है। सबसे कम लो प्रेशर एरिया यहाँ पे होता है। ये इसका कोर एनर्जी सेंटर है। लेकिन इसके आसपास में इस तरीके से रेन बेल्ट्स बनते हैं जहाँ पे क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स क्रिएट होते हैं। ये कन्वेक्शन बेल्ट्स होती हैं। ये क्या हो रही है, यहाँ पे इवोपरेशन की वजह से ऊपर क्लाउड वाटर वेपर जा रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है, क्लाउड फॉर्मेशन हो रही है, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बन रहा है। ये इस तरीके का फॉर्मेशन होता है। लेकिन जैसे जैसे हम आई से दूर जाते जाएंगे, इस तरह के रेन बेल्ट्स की हाइट और स्ट्रेंथ जो है वो कम होती जाएगी। इसकी जो डेंसिटी, इसका जो विड्थ है वो 120 से 150 किलोमीटर तक हो सकता है, और इसकी जो हाइट है वो 200 से 250 किलोमीटर, तो मैंने ज़्यादा बोल दिया बट काफ़ी ज़्यादा इसकी हाइट होती है। तो अगर हम एनाटॉमी ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन देखें तो ये होती है आई, जो सबसे कम एरिया है। ऊपर टॉप पे एंटी साइक्लोनिक कंडीशन होने की वजह से कोई क्लाउड नहीं होता है, हाई टेम्परेचर होता है, बहुत लो प्रेशर होता है यहाँ पे। इसके पास में आई वॉल वाला एरिया होता है ये, जहाँ पे सबसे ज्यादा मोस्ट इंटेंस रेनफॉल, सबसे ज्यादा डेंजर, जैसे बोलते हैं ना बिल्कुल अपोक्लिप्स की सिचुएशन दिखाई देती है। सबसे डेंस क्लाउड, सबसे हाई विंड वेलोसिटी, सब कुछ यहाँ पे होता है। जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे इसकी जो डेंसिटी है वो कम होती जाएगी। ठीक है, और बाकी रेन बेंड्स होते हैं, इनको हम कन्वेक्शन बेंड्स बोलते हैं। ये इवोपरेशन की वजह से क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बनाते हैं और बारिश करते हैं। ठीक है, अब स्पिन कैसे करते हैं हम समझ गए। आते कब है, नदर्न हेमिस्फेयर के अंदर ये जुलाई से सितंबर के बीच में आते हैं, और सदर्न हेमिस्फेयर के अंदर उल्टा हो जाएगा। जब सन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ मूवमेंट स्टार्ट करेगा जनवरी मार्च के अंदर, तब ये आना स्टार्ट होते हैं। इसका नॉमिनिक्लेचर कैसे होता है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है ये इसका नॉमिनिक्लेचर करती है। ये जो एरियाज है हमारे अटलांटिक, पैसिफिक, वेस्टर्न इंडियन ओशन, इनको डिफरेंट रीजन्स में डिवाइड करके रखा जाता है। इन रीजन्स में जो भी कंट्रीज होती हैं वो अपने नॉमिनेशंस देती हैं, वो नॉमिनेशंस को एक लिस्ट में लगाया जाता है, और उसी लिस्टिंग के हिसाब से डिफरेंट जो भी साइक्लोन ओरिजिनेट होता है उनको नाम दिया जाता है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी यूपीएससी एक बार पूछ चुकी है। सो ये था मेजर साइक्लोन के बारे में। अगर साइक्लोन के बारे में कुछ आपको लगता है छूट गई है इन्फॉर्मेशन, तो प्लीज डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। एंड ऑल्सो टू गिव यू द इन्फॉर्मेशन, हम 2025 का ज्योग्राफी ऑप्शनल का बेसिक टू एडवांस कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। द बेस्ट फीचर ऑफ दिस कोर्स इसके ये डे टू डे एग्जाम्पल लेके समझाया गया है। एनसीईआरटी से लेके जितनी भी स्टैंडर्ड बुक्स की हम बात करते हैं उन सबको कवर करा गया है। डायग्राम एंड वीडियोस की फॉर्म में लेक्चर्स को इतना सिंप्लीफाई करके बनाया गया है कि आपको कॉन्सेप्ट चाहे कितना भी टफ हो एकदम सिंपल लगेगा। इसके अलावा रेगुलर डाउट सेशंस हैं, हर एक सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद में उसमें मॉक टेस्ट लिए जाएंगे। और
रेगुलर सपोर्ट दिया जाएगा स्टूडेंट्स को 1-to-1 सेशन के साथ में। बाकी अगर आपको कोर्स के बारे में कुछ भी जानना है, अच्छा 2024 का हम ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं, इसका भी आपको हमारी वेबसाइट पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा इफ़ यू वांट टू जॉइन दैट। 2025 के लिए हम लॉन्च कर रहे हैं, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी सारी डिस्क्रिप्शन एंड डिटेल्स आपको हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपका कुछ क्वेश्चन है तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। This is it from my side. If you have any questions regarding Cyclone or the course, or if you want me to cover any other topic, आप comment section में लिखिए, we will take it up. That is it from my side. I'll see you guys in the next video. Bye. Jai Hind.